दुनिया में 62 लाख से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित हो गए। करीब 4.25 लाख लोगों की मौत हो गई। भारत में कुल संक्रमित का आंकड़ा 2 लाख से ज़्यादा है। हर रोज़ करीब 8,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। कुल मौतें भी करीब 5,500 के आसपास है। अच्छी खबर है कि देश में आधे रोगी ठीक हो रहे हैं। राजस्थान में 71 दिनों का लॉकडाउन हुआ, फिर भी 8,831 कोरोना मरीज हुए और 194 मौतें हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कोरोना का सामना करने में प्रशासन को सफलता मिली। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरीजों के ठीक होने और मृत्यु दर कम होने में राजस्थान अग्रणीय राज्य रहा। राजस्थान में बहुत कुछ खोल दिया गया। विदेश में बिना पास आ जा रहे हैं। टैक्सी, निजी वाहन व ऑफिस पूरी क्षमता से चल रहे हैं। बाजार, ऑफिस, पार्क खोल दिए गए हैं। अब मरीज कितने हजार और बढ़ जाएंगे, कोरोना कितना भयावह होगा, चलें इस बात पे थोड़ी चर्चा करें कि विश्व के बाकी देशों में लॉकडाउन अब खुला और हमारे देश ने फैसला किस मोड पे लिया। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हमने वो 10 देश दिखाए हैं जिनमें कंफर्म केसेस फिलहाल के समय में सबसे ज़्यादा हैं। इस ग्राफ से क्लियर पता चलता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट किस प्रकार तेजी से बढ़ रही है। और अभी अगला चार्ट देखिए। बाकी देशों ने जहां लॉकडाउन खोलने का फैसला केसेस काफ़ी कम होने पर किया है, इंडिया में ये फैसला जब केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं तब किया गया है। पर हम उम्मीद करते हैं कि हालत जो भी रहे, हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और कोरोना से बचने के लिए सावधानियां कितनी रखी जाए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कोरोना ने देश को बांट दिया। अखंड भारत की नीति वाली पार्टी की सरकार के होते हुए भी अब जहां देखो ये प्रदेश स्तर पर हो रही राजनीति हावी हो रही है। चैनलों पर बहस हो रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हर प्रवक्ता या पार्टी नेता अपने शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री अपने प्रदेश की उपलब्धि बताएं, ये तो ठीक है, परंतु दूसरे राज्य को कोसें, उस पर आरोप लगाएं, ये कहां तक उचित है? आप खुद ही देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रदेश की सरकार गिराने में लगी हुई है। राज्यपाल महोदय को मिलती है। एक प्रकार से मैं बीच में भी कहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों ने देखना बंद करना चाहिए। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। अगर दे दें मैं चला जाऊंगा। उसमें कई लोग हमें फोन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, हमें बेड दिलाओ, हमें। एक पुलिस का जवान बेड खोजता खोजता वो संसार छोड़ दिया। तो 4,000 बेड हैं, जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2,500 बेड्स अभी खाली हैं। कोरोना ने देश में पैर पसारे तो पहले लॉकडाउन को लेकर राजनीति हुई। दिए जलाने, ताली बजाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर राजनीति हुई। जमात मामले में राजनीति हुई। फिर मजदूरों को लेकर बड़ी राजनीति हुई और अब प्रदेश की सीमा सील करने पर राजनीति शुरू हो गई। इस राजनीति को मीडिया में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी जी पहले अपनी पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं, उनके सलाह को मानना शुरू अगर कर लेंगे तो शायद उनकी पार्टी का निवारण होगा। वो सलाह अगर देना चाहते हैं तो पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों में दें, क्योंकि प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। ये पेंडेमिक तो बाहर से आया, ये बेचारे गरीब आदमी को तो कोई इससे ताल्लुक नहीं था, और जहां उनको खड़ा कर दिया वहां इनको हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब वो देहात में जा रहे हैं क्योंकि ये इतनी देर तो रुक नहीं सकते थे। तो पहले फैसला ही गलत था। अब इनको मालूम नहीं करना क्या है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। जो सरकार, देखिए, इनको सरकार कभी चलानी नहीं आती। ये आदमी मुसलमान हो सकता है को चाहिए कि वो चाहे क्वारंटाइन करे और जिसकी तबीयत खराब है, अरे बाहर में जाए सब तबलीगी जमात, लेकिन मैं कह रही हूँ
मैं कह रही हूँ मेरा कोई वास्ता नहीं तबलीगी जमात से। अगर वो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैलाती है तो तबलीगी जमात से किसी मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है। आखिर इन सब का मतलब क्या है? और हाँ, हर वक्ता बोलता है ये राजनीति करने का समय नहीं है, सबके साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़नी है, परंतु फिर अपने राज्य की उपलब्धि और दूसरे राज्य की कमी वो उन पे आरोपों की झड़ी लग जाती है, मानो हमारा भारत खंडित हो गया। अदरवाइज भी फेडरल स्ट्रक्चर में, पर कम से कम राष्ट्रीय आपदा के समय तो इस तरह की राजनीति ना करें। राष्ट्रीय स्तर पर सबको ये नसीहत दी जाती है कि आप राजनीति मत कीजिए, बहुत कठिन दौर से देश गुजर रहा है, हमारे विल पावर को आप कमजोर मत कीजिए। और आप उठाकर देखिए तो गवर्नर से लेकर पार्टी और भारत सरकार स्वयं, सारे लोग इन प्रदेशों में जहां पर कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वहां पर विशुद्ध राजनीति कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम। अनलॉक 1 के ऐलान के पहले लेकिन राजनीति का अनलॉक हो गया था। आज आप राहुल गांधी पर डायरेक्टली बोलने से क्या थोड़ा सा बच रहे हैं? ना, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया ये है, मेरी पार्टी का नजरिया है, प्रधानमंत्री जी का नजरिया ये है कि देश एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ा है। और अगर कुछ वक्रदृष्टा लोग देश की एकजुटता के अंदर गलत बयान कर कहीं पर भी दरार खड़ी करना चाहते, मैं नहीं मानता कि देश की जनता इनके साथ है। प्रदेशों के स्तर पर सोच हो रही है, विपदा देश पर है, पर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चिंता किसी को नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को भी इसकी चिंता नहीं है। अब तो राज्यसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, देश की चिंता कौन करेगा? ये आम आदमी जानना चाहता है, मजदूर जानना चाहता है, मध्यम वर्ग का परेशान व्यक्ति जानना चाहता है। राज्य की सीमाएं सील करना, अस्पतालों में राज्य के लोगों को इलाज में प्राथमिकता देना, मंदिर खोलने के लिए पहल करना, प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था को लेकर नीति बनाना, ये सब उस राजनीति का हिस्सा है। यहाँ तक कि अगर कोई राज्य बसों के जरिए मजदूरों की मदद के लिए बस भेजता है तो उसमें भी राजनीति करना। इन सब से क्षेत्रवाद की झलक नजर आ रही है। पहले ही हमारे देश में राजनीति के मुद्दे जातिवाद, धर्मवाद पर केंद्रित रहे, न कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, डेवलपमेंट ये अन्य महत्व के मुद्दों की जगह ये नया मुद्दा आ गया, क्षेत्रवाद का मुद्दा आ गया। क्या बाकी देशों में भी ये चलता है या कोरोना काल में ये सब चलने की जरूरत है? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। Shoes, you'll understand how situation has changed. We had a recovery rate of 86% and now we are down less than 40%. How the cases have spiked. You have to understand that it's every state's priority to safeguard its own people, to keep them away from COVID, and I think that is one reason that we had to take strong actions in 4 districts. जब 1 मई से जब ट्रेन प्रारंभ हो गई तो बच्चे आने प्रारंभ हो गए, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि राजस्थान सरकार ने कहा कि कोटा से जो बच्चे जाएंगे बिहार, उनका खर्च राजस्थान सरकार वहन नहीं करेगी, बिहार सरकार को वहन करना पड़ेगा। आप ऐसे योगी हैं जो फेरारी दौड़ाना चाहते हैं, फेरारी कार दौड़ाना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के हाईवे पर, लेकिन अगर आप राज्यों से ये कहेंगे कि हमारा मजदूर लेना है तो पहले हमें ये बताओ कि उसको खाने को क्या मिलेगा, उसको रहने को कहां मिलेगा, उसको वेतन कितना दोगे, और फिर राज्य भी आप पर इस तरीके से शर्त लगाएंगे तो एक संघीय ढांचे में ये चीज कहां तक चल पाएगी? चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी नहीं है, श्रमिकों को मदद देने पे जो राजनीति हो रही है, ये विषय ये होता है। चिट्ठी आपने दी तो हम आपसे डिटेल्स तो मांगेंगे, बस की फिटनेस की मांगेंगे, ड्राइवर आपका पॉजिटिव कोविड-19 की टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें तो हम कोई गलत चीज कर नहीं रहे, तो उसका आप मांग रहे तो आप डिटेल भर के दो, मगर आप उसका नहीं जवाब देते जो आपने एक ओछी राजनीति शुरू करी है। और मुझे बड़ा खेद है कि यूपी सरकार बार बार
बसों का पहले अलाउ नहीं कर रही है, फिर कहती है इन बसों को आप लखनऊ भेजिए, फिर कहती है बसों का रजिस्ट्रेशन ख़राब है। और हम रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में लोग ट्रकों में कंटेनर्स के अंदर छुप छुप कर आ रहे हैं, उनको परमिशन है क्या? तो ये मानवीयता के आधार पर केंद्र सरकार को और विशेष रूप से यूपी सरकार को परमिशन देनी चाहिए। और जो हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं उसमें सब लोगों का सहयोग लेकर कर रहे हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। आखिर संविधान से बढ़ के कुछ हो सकता है क्या? संविधान में अधिकार है, हर नागरिक देश के किसी भी कोने में आकर रोजगार कर सकता है, कहीं भी इलाज करा सकता है। आखिर इस अधिकार की रक्षा कौन करेगा? राष्ट्रवाद पर जब क्षेत्रीयवाद पनप जाएगा तो विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत का भविष्य क्या होगा? ये बात अगर आप और हमारे देश के नेता, मीडिया कर्मी अपने अपने हितों से आगे बढ़कर जल्दी समझ जाएं तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो भारत आत्मनिर्भर भी होगा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी होगी। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद। नमस्कार। पिछले सोमवार मैंने मध्यम वर्ग पर कोरोना की मार विषय पर चर्चा की। चर्चा के बाद कई सुझाव आए। इस चर्चा की सार्थकता को लेकर प्रशंसा हुई। सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद। जयपुर से एक दंत चिकित्सक श्रीमती प्रिया ने शिकायत भी की। उनका कहना था कि इस वर्ग में दंत चिकित्सा को भी सम्मिलित करना चाहिए था। सुझावों में एक ये भी था कि इसमें अन्य लोगों के विचारों को भी सम्मिलित करना चाहिए। इसलिए यह निर्णय लिया है अब अगले सप्ताह जिस विषय पर चर्चा होगी उसकी जानकारी पूर्व में दे दी जाएगी। उस विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया या विचार हमें भेजेंगे तो उसे हम सम्मिलित करेंगे। आप मोबाइल पर भी अधिकतम आधा मिनट के विषय पर विचार हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो क्लिप आप ईमेल से भी भेज सकते हैं। उसमें से चुनिंदा क्लिप का उपयोग किया जाएगा। आप 8824768281 पर व्हाट्सएप करें या चलो चलें .india@gmail.com पर ईमेल करें। हमारे अगले एपिसोड का विषय होगा कोरोना पे मंदिर भारी या मंदिर पर कोरोना भारी। मंदिर खुलने से कोरोना संकट कितना बढ़ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, एक अनुरोध है, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।